गालबन बेगू था, यस, जेन में आ गया। क्या अच्छा, ये उसके दो बेटे थे उनके, ये वाले। जी, सलजोक? आप कुछ नहीं, सलजोक के दो बेटे थे, एक का नाम अर्तुगरल, लेकिन जो अर्तुगरल जिसका बेटा आगे उस्मान होगा, उस अर्तुगरल का बाप का नाम तो सलमान शाह था, या सलमान खान कहते थे उसको। ये 3 तुगरल हैं। तुगरल का, जिस अच्छा तुगरल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सलजोक का बेटा है। अच्छा, ठीक। जिस तुगरल का आप जिक्र कर रहे हैं वो इसका उस्मान का बाप है। वो अभी आगे आएगा, ये वो भी आगे आएगा। ये अच्छा बात है तकरीबन, ये तो भी बात हम कर रहे हैं 12वीं सदी की, ठीक है, वो 13वीं सदी का वक्त। क्योंकि जो सल्तनत उस्मानिया वो 1299 में जाके कहीं उसकी बुनियाद। हाँ, लेकिन वो उस्मान की जो उस्मान जो है उसकी जो पैदाइश है वो 1258 है, 1258 है, या समथिंग। ठीक है ना। तो वो तुगरल हो रहा है, 3 तुगरल हैं। एक तो ये है, सलजोक का बेटा तुगरल है, इसका भाई चुगरी था। मैं एक बेगू में एक और नाम मिक्स कर गया, सॉरी। तुगरल का एक भाई चुगरी था, चुगरी, ठीक है। और अच्छा ये सलजोक के दोनों बेटे थे। और तुगरल अभी मुसलमान नहीं था, ये वाला तुगरल जो है। और ये जब बगदाद की तरफ, यानी ये जब 9 उमरी को पहुंचा तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये खैर कहला था, इसकी तारीख है। 3 तुगरल हैं। एक तो ये सलजोक का बेटा है, जो ये लोग थे जो सलजोक कहलाते थे बाद में, ठीक है। ये पैरेलल एक पावर थी, एक पैरेलल डायनेसिटी थी, जो अब्बासी खिलाफत के अंडर द शेडो थी, या उनकी लेजिटिमाइजेशन से इनका सिक्का चलता था, या उनकी तस्दीक इनको हासिल थी, ठीक है। दर पर्दा तो सलजोक सलातीन की जो स्ट्रेंथ थी या जो पावर थी, उसका फायदा अब्बासियों को था, लेकिन उनका इनके ऊपर जो दस्ते शफकत था वो इनकी लेजिटिमाइजेशन के हवाले से था, ठीक है। तो एक सलजोग ये थे जो ये सलाजका या तुगरल वो थे जो सलाजका में से थे, यानी इस रियासत के बानियों में से थे। और एक तुगरल वो थे जो तुर्की उस्मानी कबीले के सरबराह में से थे। बिल्कुल और ठीक। एक तीसरे तुगरल तुगरल भी थे जो सुल्तान बायजीद यल्दरम जो थे, वो उनके बेटे थे, और वो शहीद हो गए तैमूर से, सुल्तान तैमूर लंग से, यानी जंग करते करते। ये 3 तुगरल हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो अभी और भी निकल आएंगे, अगर हम मजीद खुराक करेंगे ना थोड़े, तो मजीद भी निकल आएंगे। बिल्कुल। तो बात हो रही थी कि ये, यानी एक तरफ तो ये सारा सिलसिला चल रहा है आपका, तातारियों का सिलसिला चल रहा है, ठीक है। साथ पैरेलल ये सिलसिला चल रहा है, सलजोक सलातीन जो है ये ताकत पकड़ रहे हैं। अच्छा, जो सलजोक थे, जो तुगरल थे, ये जब पहुंचे ना बगदाद, ठीक है, जिस जमाने में, तो इन्होंने उस जमाने में जो बादशाह था उसका नाम था कायम बिल्ला, ठीक है ना। कायम बिल्ला ने इनसे मदद की दरखास्त की है कि बगदाद में उस जमाने में शोरशें थी और बागी लोग थे, और वहाँ पे मुख्तलिफ कबीले थे, वहाँ पे मुख्तलिफ फिरके थे, ग्रुप थे, जिनको हमायत हासिल थी। उस जमाने में एक और पैरेलल अंपायर थी या पैरेलल सल्तनत थी, जिसे हम फातमीद सल्तनत कहते हैं, ठीक है। फातमीद सल्तनत जो है ना, इसका जो हेडक्वार्टर था वो मिस्र था, और वो बेसिकली अहले तशय्यो में से वो ग्रुप था। और ये जो अब्बासी थे, ये अहले सुन्नत, यानी जैसे हम समझते हैं आजकल के ज़माने में, इनका तल्लक अहले सुन्नत में से था, और दोनों में आपस में इक़्तिदार की कशमकश थी, रेवेलरी थी, एतक़ादात की, और उसकी खैर बहुत लंबी डिटेल्स हैं, वो भी हम उस तरफ नहीं जाते। इनका एक ग्रुप था जो दयालमा कहलाता था, ठीक है। दयालमा एक फिरका था, एक ग्रुप था जो कहलाता था, और जो दयालमा थे इनका बगदाद में बहुत जोर था। तो अल तुगरल ने इन लोगों को खत्म किया और अब्बासी खुलफा को इनकी साजिशों से निजात दिलाई, और दयालमा पसे पर्दा चाहते थे
क्योंकि वो मिस्री हुकूमत के खैर खा थे, उनके सपोर्टर थे, और वो खिलाफत उस जो अब्बासिया थे, अब्बासिड जो थे, इनका खात्मा चाहते थे, और ये चाहते थे कि किसी तरीके से फातमीद जो खिलाफत है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा उसको पावर हासिल हो। और तुगरल ने उन लोगों का खात्मा किया, बगदाद में, सराउंडिंग में, खुरासान से लेके वहां तक अमन कायम किया, जिसका के अब्बासियों को बहुत फायदा था, और वो उसको अपनी स्ट्रेंथ समझते थे, और उसको उन्होंने इस हवाले से फिर लेजिटिमाइज किया, और उसको उन्होंने पसंदीदगी का इज़हार किया इस हवाले से बहुत ज्यादा। अच्छा, तुगरल जो है इसने तकरीबन 8 बरस उस इलाके में हुकूमत की, और तुगरल जो था इसने बहुत सारी जंगें लड़ी और अब्बासियों की बड़ी मदद की, शोरशें इसने ख़त्म की, और इसने रोमियों के खिलाफ जंगें लड़ी। जो रोमियों से मराद है ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसका के हेडक्वार्टर जो था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, आज का जो कस्तंतनिया या टर्की है, वो उसका जो था वो इस्तांबुल सॉरी जो आजकल का है वो उसका हेडक्वार्टर था। अच्छा, अल तुगरल जो था, इनकी कोई औलाद नहीं थी, यानी नरीना औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था इनका कोई। अच्छा। और इनका एक जो भतीजा था, अल मशहूर, बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत तारीख में, उसका नाम अलिप अरसलान है, ठीक है ना। और अलिप अरसलान जब अल तुगरल के बाद तख्त नशीन हुआ है, तो अलिप अरसलान जो था वो एक बहुत जहां दीदा और बड़ा दलेर सुल्तान था, और उस जमाने में उसने मजीद स्ट्रेंथ हासिल की, और अब्बासी खुलफा ने भी अलिप अरसलान जो था उसके साथ अपने तल्लुकात मजीद इस्तवार किए, और खलीफा कायम ने उस जमाने में अपने जानशीन, जो खलीफा मुक्तदी उसका नाम था, मुक्तदी का रिश्ता जो था वो अलिप अरसलान की बेटी से उसने तय किया, और इस तरह उनके तल्लुकात जो थे वो मजीद स्ट्रेंथन हुए। अच्छा, अलिप अरसलान की पूरी तारीख है, ठीक है ना, और ये वाकया तकरीबन 11वीं सदी का 1063-64 का वाकया, जब अलिप अरसलान जो था वो हुक्मरान बना वहां का। अब इस जमाने में अलिप अरसलान के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड मेरा ख्याल है वो भी शायद काम होगा, क्योंकि अलिप अरसलान का जो जमाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जमाना है, और यही वो जमाना है जब अनातोलिया में मुसलमानों को अपना स्ट्रेंथ और अपनी पावर शो करने का मौका मिला, और ना सिर्फ पावर शो करने का मौका मिला बल्कि वहां पे उन्होंने बहुत सारी फतूहात और कामयाबियां भी हासिल की। सही। अलिप अरसलान के जमाने में एक बड़ा मशहूर और बड़ा जो दिलचस्प वाकया ये हुआ कि अलिप के ज़माने में जॉर्जिया और आर्मीनिया तक इनकी जो थी ना सल्जूक हुक्मरानों की एम्पायर जो थी, इनकी सल्तनत जो थी वो आर्मीनिया और जॉर्जिया तक पहुंची हुई थी, और दूसरी तरफ सीरिया वाली साइड पे, आज का जो सीरिया है उस साइड पे भी अलिप अरसलान जो था वो ताकत हासिल करना चाहता था, और अलिप अरसलान का ख्याल था कि वो बैतुल मुकद्दस और शाम जो दमास्कस जो है इसको फातमीद से किसी तरीके से फातमियों से वो छीन ले। अभी वो उस कश्मकश में मसरूफ था। दूसरी तरफ से जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है उसका जो शहंशाह था रोमानोस, अल मशहूर रोमानोस जो था, उस रोमानोस बड़ा मशहूर उनका एक किंग था या उनका एम्परर था। रोमानोस जो था वो भी तंग था, यानी वो समझता था कि मेरी जो सल्तनत है उसको इस बढ़ती हुई ताकत से काफी खतरा है, और उसने मौका जाना और उसने समझा कि भाई ये अब चूंकि उस साइड पे बिजी है, तो उसने सल्जूकियों पे, इनकी सल्तनत पे चढ़ाई की उसने तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, उसने जब चढ़ाई की यानी शुरू कर दिया कि भाई मैं अब किस तरीके से इनको खत्म करूंगा और अटैक करूंगा, इस बात का जब अलिप को पता चला, ज़ाहिर है वो बड़ा परेशान हुआ इस बात से कि एक तरफ वो बिजी था और ऑलरेडी वो एक मार्के में मसरूफ था,
और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ताकत जो थी वो डायरेक्ट उसके मुकाबले पे निकल आई थी। और जो रोमानोस था उसे वो बहुत सारे टर्क, जो उसके इलाके के टर्क थे कबाइल, उनकी उसको हमायत भी हासिल थी और यूरोपियन लोगों की भी हमायत उसे हासिल थी। और इधर ये इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं थी और ये ऑलरेडी बिजी था एक मास के ऊपर। अलिप ने रोमानोस को पैगाम भिजवाया कि तुम अटैक ना करो और तुम जंग ना करो और तुम हमला ना करो। इसके बदले में यानी जो चूंकि सरहद जो होती है वो आज के जमाने में भी देखें सरहदी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है। इंडिया का चाइना के साथ है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामला चलते रहते हैं और दुनिया में ये सरहदी मामला आज भी एक डिस्प्यूट की हैसियत रखते हैं। ऐसी बात उस जमाने में तो सरहदें बिल्कुल ही अनमार्क्ड टेरिटरी हुआ करती थी और जहां तक जिसका कोई बस चलता था उसका कब्जा होता था और जहां कब्जे होते थे वहां पे हमेशा झड़पें और लड़ाइयां होती रहती होती थी। तो अलिप ने रोमानोस को कहा, पैगाम भिजवाया कि तुम जंग ना करो, इसके नतीजे में मैं तुमसे मायदा करता हूँ और तुम्हारी सरहदी इलाकों में अलमदारी जो है अमलदारी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और तुम्हारी शरायत तस्लीम करते हैं और तुमसे हम जंग नहीं करेंगे और आइंदा हमारी तरफ से तुम्हारी साइड पे हमले भी नहीं होंगे। और उसकी बज़ाहिर बड़ी एक रीजनेबल ऑफर मौजूद थी, लेकिन वो रोमानोस का ख्याल था कि नहीं, मैं इसको किसी तरीके से टैकल करूंगा और बजौर शमशीर इसको इसका मैं कला कमा करूंगा। अच्छा होता ये है कि जब अलिप को पता चलता है तो ज़ाहिर है वो अब कोशिश करता है कि भाई मैं किस तरीके से इनको कंट्रोल करूं। वो वापस आया अपने मरकज आता है, ईरान आता है, वहां उसने अपना लश्कर तैयार किया। ईरान इराक का जो इलाका ना उस जमाने में तकरीबन एक ही हुआ करता, ये तो आपकी सारी बाउंड्रीज है ना। तो वो ईरान आता है और सारा अपना वो लौ लश्कर तैयार करता है, तकरीबन 30,000 का वो लश्कर तैयार करता है और लश्कर तैयार करने के बाद जनाब वो तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद जनाब ये लोग जैसे होता है आमने सामने जंग। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाकया ये हुआ, दूसरी तरफ रूमी जो थे वो तकरीबन 1 लाख का उनका लश्कर था, 1 लाख के करीब उनकी तादाद थी। लेकिन ये एक तारीख का बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है कि ब्लेसिंग ऑफ एडवर्सिटी। ये जो मुश्किल हालात होते हैं और चैलेंज होता है वो इंसान को हमेशा स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसी बात। और ये वो जमाना है जब मसल पावर, दिल गुर्दा आज के जमाने में दलेरी, ब्रेवरी और आपकी हिम्मत जो होती थी वो काउंट हुआ करती थी। ठीक है, आप में जितनी मसल पावर है, आप जितनी तलवार स्वॉर्ड अच्छी चला सकते हैं, आप जितने अच्छे घुड़सवार हैं और आप जितने दलेर हैं, इस ये और आप कितने जफाकश हैं और कितने सख्त जान है, ये चीजें काउंट हुआ करती थी। और तारीख हमें ये सिखाती है कि हर उस कौम ने जो जिसमें ये सारे मेयार थे, उसने हर उस कौम पर गलबा हासिल किया है जो ऐशो आराम में पड़ी हुई थी। जो बंदा ऐशो आराम में पड़ा, ना उसमें मसल पावर है, ना उसमें दलेरी है, ना ही वो प्रैक्टिस करता है और ना ही उसको जरूरत होती है कोई ज्यादा बर्डन लेने की या ज्यादा एक्टिव होने की, जिसके नतीजे में वो सुस्त हो जाता है और कायल हो जाता है और वो मार खा जाता है। अरब कबाइल, मंगोलिया के कबाइल, इधर आपके ये जो थे सल्जोक कबाइल, टर्क कबाइल, यानी ये वो लोग हैं जो जफाकश लोग थे, नंगे घोड़े की पीठ पे या नंगी पीठ पे ये बैठ के सवारी करने वाले लोग थे और कई के दिन इनके गुजर जाते थे घोड़े के ऊपर, कोई परवाह नहीं होती थी। तो ये कौम इस हवाले से बड़ी जफाकश। तो सूरत हाल है कि हल्की सी आप घुड़सवारी करने 2 दिन हड्डियां भी दुखती रहती है। वो डिपेंड करता ना कि आपकी कितनी फिजिकल प्रैक्टिस है। तो सल्जोकी जो थे वो कई साल से स्ट्रगल में थे और वो मैदान जंग के माहिर लोग थे। सल्जोक का इसका अलप अरसलान का और रोमानोस का लश्कर जब आमने सामने आता है तो अलप अरसलान ने एक टर्कों की रवायती टेक्निक हुआ करती थी, इन्होंने लश्कर को साइडों से घेरा है पीछे से जाके और पीछे से अटैक किया
जिसके नतीजे में रूमियों में भगदड़ मच गई है और उनमें उनको समझ नहीं लगी कि हमारे साथ हुआ क्या है, और अफवाह मशहूर हो गई कि भाई रोमानोस मर गया, कत्ल हो गया। अच्छा। जब ये अफवाह मशहूर हुई कि रोमानोस कत्ल हो गया है, मर गया है, तो जाहिर है जब किंग खत्म हो जाए तो फिर सिपाही जो है वो उनमें वो जज्बा नहीं रहता। और ये वो जमाना है कि जब फौजों की, कबाइल की, सरदारों की कमिटमेंट हुआ करती थी बादशाह के साथ, और बकायदा डील हुआ करती थी कि फतह की सूरत में वो हमें ये देगा या हमें ये इनाम देगा। रेगुलर आर्मी तो होती नहीं थी, यानी ये अदारे तो इन्होंने उस तरह डेवलप नहीं किए थे। तो जैसे रोमानोस की मौत की खबर का पता लगा तो मीनवाइल बहुत सारे टर्क कबाइल जो थे ना वो भी अलिप के साथ आके मिल गए, और अलिप के सिपाहियों में से कुछ लोगों ने एक सिपाही को या एक शख्स को गिरफ्तार किया और अलिप के सामने पेश किया और उसको कहा कि इसे पहचाने ये कौन है। तो अलिप ने कहा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये शहनशाह कुस्तुनतनिया रोमानोस है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो बड़ा दिलचस्प मुकालमा है वहां पे भी, जैसे बादशाहों के साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलिप ने खैर उसकी बड़ी इज्जत की, उसको अच्छे तरीके से रखा और उसको पूछा कि अगर तुम मुझे गिरफ्तार करते तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते। तो उसने उसको कहा मैं तुम्हें यकीनन कत्ल कर देता और तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करता। लेकिन अलिप ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं करूंगा। और अलिप ने उसके साथ ना सिर्फ बहुत अच्छा सलूक किया, उसकी इज्जत की, उसकी रिस्पेक्ट की और उसके साथ मायदा किया। और शहनशाह के जो बहुत सारे इलाके थे, जो सरहदी इलाके थे, जिनके ऊपर अभी तक सल्जोकियों का कंट्रोल नहीं था, उनमें से बहुत सारे एरिया उसने उससे ले लिए। ठीक है, गुफ्तो शनीद से, और ज़ाहिर वो उसके कंट्रोल में था, लेकिन उसने उसके साथ अच्छा सलूक करके और अपनी मर्जी की डील की। और 14-15 लाख जो सिक्के थे सोने के, वो भी उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि वो तावान के तौर पे, हर जाने के तौर पे रोमानोस जो था वो अलिप को अदा करेगा। और रोमानोस ने अपनी बेटी की जो शादी थी वो अलिप के लड़के से करने का भी उसने इशारा दिया कि हाँ ये मैं ये रिश्ता भी कर दूंगा। अब अलिप जो था वो जानता था कि ये सब कुछ अब एक महकूम और एक जो कैदी शहनशाह है, ये सब कुछ उसकी कमिटमेंट है। और उसने फिर उसके साथ सारा एग्रीमेंट करके उन इलाकों की जो सारा कंट्रोल संभालने के बाद उसने शहनशाह को वापस कस्तंतनिया जाने दिया। मीनवाइल कस्तंतनिया में शहनशाह के खिलाफ बगावत हो जाती है। उनको पता चलता है कि भाई रोमानोस पकड़ा गया और इसने इस तरह शिकस्त तस्लीम की है टर्कों के आगे, सल्जोकियों के आगे, और इसने इस तरह एक डिफीट हुई है, उसके खिलाफ बगावत हो जाती है। ठीक है। और बगावत होती है तो जो सलूक सल्जोक ने अलप अरसलान ने उसके साथ करना था, बुरा सलूक, वही सलूक उसके साथ उसके अपने फिर लोग करते हैं। बगावत में वो मारा जाता है और वो कत्ल हो जाता है, मारा जाता है, और वो बेचारा, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट ये होता है कि सल्जोक अंपायर जो थी, डायनेसिटी जो थी, वो उस इलाके में मजीद स्ट्रेंथ होती है, उसमें मजीद टर्क कबाइल आके आबाद होते हैं, वो इलाका इनकी अलमबरदारी में आ जाता है। इधर से इनको ताकत मिलती है, ये मंगोलों को भी कंट्रोल करते हैं। इधर से अब्बासी पावर जो थी वो मजीद स्ट्रेंथ होती है। इधर से पूरी दुनिया में भी मैसेज चला जाता है कि नाउ देयर इज सम पावर। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हर जगह पे, यूरोप तक इसका इम्पैक्ट आता है। और अलिप अरसलान का जो वक़्त है, इसके ज़माने के बाद फिर सल्जोकी जो थे, ज़ाहिर है इनका फिर वक़्त के साथ-साथ इनके ऊपर भी ज़वाल आता गया और इनकी ताकत जो थी वो कम इसलिए होती गई है कि जब इन्होंने अपनी रियासत को टर्की वाली साइड पे मुस्तहकम करने की कोशिश की, तो दूसरी साइड ज़ाहिर है खुरासान और ईरान और बगदाद साइड से मंगोलों की जो थी यलगार, उसको ये नहीं रोक सके। और जब ये एक यानी पैरेलल सारे सिलसिले चल रहे हैं, ठीक है ना। और जब
मंगोल आते हैं, हलाकू खान आता है, चलता है वहां से, उधर से चंगेज खान फौत हो गया, उसका बेटा जो था वो हुक्मरान बना, हलाकू खान उसका पोता था, कुबलाई खान जो था वो उसका चाइना का हाकम था, और हलाकू खान जब आता है बगदाद की तरफ, ये तकरीबन 1256-57 की बात है। ठीक है, ये जब आता है बगदाद की तरफ आता है। एक तरफ तो चंगेज खान आया, ये मंगोलों ने अभी तक वैसे ये इराक तक इलाके को छोड़ा नहीं है अभी। वैसा चंगेज खान आया, उसके बाद उसका पोता फिर हलाकू खान इधर आया, इसको कौन सी चीज लेकर आई इधर? असल में ये जो मंगोलों का पूरा चैप्टर है, ये बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, और सरहदी झड़पें तो उनकी होती रहती थी, और मंगोल जो थे वो ताकत के नशे में चूर थे, और इनको फतुहात चाहिए थी, इनको खजाना चाहिए होता था, और ये लोग समझते थे कि जिस चैलेंज ने भी हमें थोड़ा सा भी थ्रेट दिया उसको हमने नहीं छोड़ना। और ये बगदाद की जो थी रियासत या अब्बासी सल्तनत जो थी, इनको भी अपने लिए खतरा समझते थे, क्योंकि इनकी झड़पें तो ईरान खुरासान के इलाके में सही है, बिल्कुल होती रहती थी झड़पें, वो तो होती रहती थी। ऐसी बात। देखिए, जब हलाकू खान का बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो काफी लंबी डिटेल है उसकी। हलाकू खान जब आया है, उस जमाने में मुस्तनसर बिल्ला खलीफा था, और ये जो अब्बासी खलीफे थे, ये इनका वो जमाना, ये बिल्कुल बेकार हो गए हुए थे लोग इनके, यानी जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, हड्ड पैर में कोई ताकत नहीं थी, ऐसे ही है। याशियों में गर्क थे, खजानों के अंबार लगाए हुए थे, फौजी इनकी बिल्कुल ना अहल थी, दरबारों में रक्सो सरूर की महफिलें हुआ करती थी, लड़ने के ये लोग काबिल नहीं थे, और आपस के इनके जो फ़क़ही मसाइल हैं और दूसरी चीज़ों में ये लोग उलझे हुए थे, प्रैक्टिकली नकम्मे लोग थे। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वही जैसे जैसे आराम आता गया, तईशात आती रही हैं, ये लोग बिल्कुल नकारा हो गए। और इसका एक वजीर था इसके मुस्तनसर के दरबार में, उसका नाम अलकमी था, अलकमी या अलकमी उसका नाम। अच्छा। और वो भी इसके खिलाफ था, और उसने भी हलाकू खान के साथ खतो किताबत की, और उसको उसने बहुत सारे रेफरेंस दिए कि तुम यानी यहाँ अपना पूरा करो, तो यहाँ इनके पल्ले कुछ नहीं है और खजाना इतना ज्यादा है। और हलाकू खान को ये भी इंस्पिरेशन थी कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा माल मेरे हाथ आएगा। और हलाकू खान ने जब हमला किया है, अब उसके हमले की ना बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाता। तो 1258 की बात है तकरीबन, जब उसने हमला किया है इसके ऊपर, बगदाद के ऊपर, अब्बासी सल्तनत के ऊपर जब उसने हमला किया। हलाकू खान ने एक तो जो एक और फितना था मुसलमानों में उस जमाने में, हसन बिन सबा का फितना, ठीक है, सबाई फितना भी उसे कहते हैं। उनके मानने वाले जो थे हशीशैन कहलाते थे। हशीशैन वो लोग थे, हसन बिन सबा ने हशीश ईजाद की थी, हशीश जो नशा होता है, बिल्कुल, वो अपने मुरीदों को या अपने पैरोकारों को वो नशा दिया करता था, और उनको वो फिदाई कातिल बनाया करता था, जैसे आजकल के जमाने में खुदकुश बम्बार थे। ये पुराना तोहफा है मुसलमानों में, ठीक है ना। ये यानी 13वीं सदी में भी ये काम हो रहा था, उससे पहले भी होता रहा। ऐसी बात। और हसन बिन सबा इनका बानी था, और इनके जो इसके जो फॉलोअर्स थे फिदाई, इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, यानी मुस्लिम रियासतों को, मुस्लिम जो डायनेसिटीज थी उनको, मुस्लिम खुलफा को, और इन्होंने बहुत शदीद इन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसकी बड़ी ठीक ठाक डिटेल है, बल्कि मैं चाहूंगा कभी हम इसके ऊपर एक अलहदा से पूरा प्रोग्राम करें कि हसन बिन सबा कौन था, और उसने नहीं करेंगे, करेंगे, क्या क्या उसके जो थे, उसके जो थे वजूहात थी, और उसके अपने गराज और मकासद क्या थे। हसन बिन सजा के मानने वाले हशीशैन कहलाते थे, और उसी से लफ्ज अंग्रेजी का निकला है असैसिनेशन। अच्छा, ये उधर से निकला। असैसिनेशन
कत्ल करना, मारना, ये लोग छुरे से लोगों को मार दिया करते थे। और इसने एक पहाड़ पे किला बनाया हुआ था, उसका नाम था अब मेरे जहन से नाम निकल गया, पर वो किला जो था वो बड़ा बदनाम था। वहां ये लोगों को अगवा करके ले जाता था और वहां पे ये लोगों को रखा करता था। हलाकू खान ने जब हमला किया है तो उसने जो इसका जो कला था उसकी ईंट सीट बजाई, उसने ये सारे जो सबाई थे ये सारे कत्ल कर दिए, खत्म कर दिए सारे। और उस जमाने में एक मशहूर शख्सियत होती थी, उसका नाम नसीरुद्दीन तूसी था। नसीरुद्दीन तूसी जो था वो अब्बासी जो दरबारों में उसको बड़ी अहमियत हासिल थी और बड़ा वो मोतबर शख्स था और बड़ा लाइक फाइक आदमी था। नसीरुद्दीन तूसी को भी हसन बिन सबा के पैरोकार अगवा करके ले गए थे। किला अलमौत, मेरे ज़हन में नाम आ गया, उसका नाम किला अलमौत था। तो उसको नसीरुद्दीन तूसी को हलाकू खान ने वहां से बरामद किया, उसको अपने पास ही रख लिया। अच्छा। जब हलाकू खान ने बगदाद में हमला किया, उसकी बड़ी लंबी डिटेल है कि कैसे उसने हमला किया, और उसका एक वजीर जो था अलकमी वो उसके साथ मिला हुआ था और उसने उसको पूरी मुखबरी दी और उसने बहुत जल्दी बगदाद की ईंट सीट बजा दी, कत्ले आम किया। लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी दारुल हिकमा, वो जला दी। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि उसमें से बहुत सी कीमती किताबें जो थी वो उसने निकाल ली और उनको वो अपनी सेंट्रल एशिया में ले गया और वहां उसने एक नई जगह उनको मुंतकिल किया। ये उसकी भी अलग डिटेल्स हैं, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये गया उधर किताबें सारी। हाँ, बहुत सारी किताबें साथ ले गया अपने, लेकिन बहुत सारी किताबें इसने जला भी दी थी। अच्छा, तो नसीरुद्दीन को भी साथ ले गया था ये? नसीरुद्दीन तूसी इसके साथ रहा है उसी जगह जहाँ पे ये था, क्योंकि ये बड़ा आला फाजिल है नसीरुद्दीन तूसी जो है। हाँ, नसीरुद्दीन तूसी का भी एक ठीक ठाक उसका किरदार है। उसके 3-4 बेटे थे और वो सारे भी बहुत लायक थे और मुख्तलिफ अदवार में वो भी अब्बासियों के साथ थे और वजीर रहे सारे ये लोग। और नसीरुद्दीन तूसी का एक बार बड़ा लायक वकील मिनिस्टर था। एक उसकी अक्ल और दानिश के हवाले से बहुत सारे वाकयात हैं। बड़ा साइंसदान था, उसका मैं एक फिलोसोफर, फिजिशियन, तो काफी नसीरुद्दीन तूसी ज़रा लायक हाकम हिकमत से भी उसको था। फिर ये फलसफा, सियासत के हवाले से खैर उसके ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं। काफी उलूम में महारत रखता था ये, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा, वो हुआ क्या कि जब दिलचस्प बात है कि जब मुस्तनसिर बिल्ला फाल हो गया, बगदाद सल्तनत सारी फारग, कत्लो आम शुरू हो गया, लाखों बंदे मार दिए हलाकू खान की फौज ने, औरतें अगवा कर ली, नौजवान सारे मार दिए। कहते हैं बगदाद का दरिया जो था वो कुछ अरसा सुरख रहा, इससे आपके ब्लड से, लोगों के खून से कुछ अरसा वो सुरख रहा और उसके बाद कुछ अरसा वो स्याह रहा किताबों की राख से। पर ये सब बातें बहुत सारी हिस्ट्री किताबों में दर्ज है। इसने जब मुस्तनसिर बिल्ला को बुलाया है अपने सामने, हलाकू खान और इसको हलाकू खान ने, और इसको खजाने में से बेशुमार अंबार मिले सोने के, जवाहरात के, अशरफियों के। इसने उसको कहा, मुस्तनसिर बिल्ला को, कि तुम्हारे इतने शानदार महल हैं, मैं देखता आ रहा हूँ सारे रास्ते, जगह जगह तुमने महल बनाए हैं, इतनी इतनी उनकी दहलीजें हैं, इतनी इतनी उनके दालान हैं, इतने इतने आहनी गेट हैं। तुमने इन आहनी खिड़कियों को पिघला कर इस लोहे से तीर क्यों नहीं बनाए? और तुमने जो इतना ये कई मन के हिसाब से सोना, हीरे, जवाहरात स्टॉक करके रखा है, तुमने ये पैसे अपनी फौज को क्यों नहीं दिए ताकि तो तुम उससे लड़ते, और अपनी तुमने ताकत क्यों नहीं बढ़ाई, और तुमने ये सारा कुछ इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो उसने आगे से कहा कि बस ये खुदा की मर्जी थी। तो हलाकू खान ने कहा फिर ये भी खुदा की मर्जी है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है और जो तुम्हारे साथ होगा।
हाँ, और उसके बाद कहते हैं कि उसने उसे पानी मांगा, खाना मांगा, तो उसने उसके आगे सोने की डलियां फेंक दी, ये खाओ जो तुमने संभाल के रखा था। और हलाकू खान ने मुस्तंसर को 1259 में मुख्तलिफ इसके वैसे रवायतें मिलती हैं कि उसने बड़ी बेदर्दी से उसे कत्ल किया। कुछ लोग कहते हैं कि उसको चटाई में लपेट के डंडे मार मार के मार दिया, कुछ में दर्ज है कि उसको घोड़ों के पीछे बांध के मार दिया, कुछ में दर्ज है कि उसकी गर्दन बार उसको खत्म कर दिया मुस्तंसर बिल्ला को। और अब्बासी खिलाफत, ये 1258 की बात है। अब्बासी खिलाफत जहाँ पे खत्म हो जाती है, खत्म से मुराद है उनका जो एक नाम था, एक उनकी जो पहचान थी, वो खत्म हो जाती है। 1258 में अब्बासी खिलाफत खत्म होती है, अब्बासी खलीफा मर जाता है, शहीद हो जाता है, जो मर्जी कह लें आप। दूसरी तरफ 1258 में अनातोलिया के इलाके में एक शख्स पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है उस्मान। ठीक है। हाँ, ये देखिए, इसके बहुत सारे ना तारीख में और भी बहुत सारे आपको इस तरह के मिल जाएंगे रेफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। इधर गैलीलियो जिस दिन फोत होता है उसी दिन न्यूटन पैदा होता है, ठीक है ना, 1600 समथिंग में। तो ये बड़े इत्तेफाक होते हैं बाल दफा ना। वाकई। तो अब्बासियों का पीरियड इस तरह खत्म होता है। अब्बासी खैर वैसे तो बिल्कुल खत्म नहीं हुए थे, वहां से फिर इनके कुछ लोग मिस्र चले गए, वहां पे इन्होंने पैरेलल छोटा मोटा सिलसिला शुरू किया, लेकिन एज अ होल इनका पीरियड जो था उसको दी एंड हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है ना। इसके आगे अब जमाना हम देखेंगे कि शुरू होता है, यानी मैंने ये थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए बता दी कि हम देखें कि क्या हालात थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे, कौन कौन सी सुपर पावर्स थी उस जमाने में, कौन कौन से चैलेंजेस थे, उस खित्ते की क्या डायनामिक्स थी, उस खित्ते की क्या पॉलिटिक्स थी, और उस खित्ते में क्या क्या कुछ चल रहा था, जहां से फिर ये एक सुपर पावर जो थी नए एरा की, नए इलाके की पैदा होती। बिल्कुल सही है। तो ठीक है, मेरा ख्याल यहाँ तक रखते हैं। नाज़रीन, आप लग रहा है बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, मेरा तो खैर फेवरेट है। तो इसको यहीं से जारी करेंगे। तो मिलते हैं अगली किस्त में, इसकी अगली बैठक में आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सियाद भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।